नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जिस एग्ज़ाम में जीके का पोर्शन आता है, जीके का पार्ट आता है, उस एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आरपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सारी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से स्टैटिक जीके से। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने आज की क्लास में लिए हैं और सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखना। और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है? तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर। मणिपुर में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला गया था, ठीक है। बात आई है मणिपुर की, तो मणिपुर के बारे में थोड़ी और जानकारी कर ले लेते हैं। तो मणिपुर, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? वो है मणिपुर में। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है, तो वो है काबुल लामजाओ, ठीक है। पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकटक झील कहाँ पर है, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों लोकटक झील भी मणिपुर में स्थित है, ठीक है। बात करते हैं संगाई हिरण, तो संगाई हिरण भी लोकटक झील और ये जो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वहाँ पर मिलता है मणिपुर में, ठीक है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में स्थापित की गई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। बात कर लेते हैं गुजरात की, तो गुजरात के बड़ोदरा में रेल यूनिवर्सिटी स्थित है, ठीक है। भारतीय रेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? यह है गुजरात में, और गुजरात के बड़ोदरा में। बात कर लेते हैं सिक्किम, तो सिक्किम में एक नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है और एक मिश्रित मिश्रित प्रकार की हेरिटेज है, ठीक है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह की, ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला गया था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि को जैविक घड़ी बोला जाता है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि है जिसे जैविक घड़ी बोला जाता है? बात कर लेते हैं पीयूष ग्रंथि की। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और जो वृद्धि हार्मोन होता है वो इसी से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से ही स्त्रावित होता है। बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की, तो इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोला जाता है और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, ठीक है। बात कर लेते हैं एड्रीनल ग्रंथि के बारे में, तो इसे बोला जाता है आपातकालीन, ठीक है। आपातकालीन हार्मोन इसी एड्रिनल ग्रंथि से वो निकलते हैं और इसे बोला जाता है फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। या तो लड़ो या तो भागो, और आपातकाल की स्थिति में इससे एक हार्मोन स्त्रावित होता है। बात कर लेते हैं पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को ही जैविक घड़ी बोला जाता है, ठीक है। मनुष्य की जैविक घड़ी पीनियल ग्रंथि को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पीनियल पीनियल ग्रंथि, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार का संबंध संगीत से है, ठीक है। पुरस्कार हमने पढ़ लिए थे, एक अलग से सेपरेट वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो वह जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा पुरस्कार है जिसका संबंध संगीत से है, मतलब म्यूजिक से कौन सा है। तो चारों ही ऑप्शन महत्वपूर्ण है, चारों ही जो पुरस्कार है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चारों के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। पहला है पुलित्जर, ठीक है, ये यूएसए में दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यूएसए में दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 का जो पुलित्जर पुरस्कार था
वो भारतीय मूल की मेघा ने जीता था। ठीक है, भारतीय मूल की मेघा ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता था, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक है, बात कर लेते हैं एबेल पुरस्कार की। तो दोस्तों एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसे गणित का नोबेल भी बोला जाता है, क्योंकि गणित का ये सबसे प्रमुख पुरस्कार है और गणित का नोबेल भी इसे बोलते हैं। तो पुलित्जर के बारे में हमने बात कर ली है, एबेल के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं प्रित्जर पुरस्कार। ठीक है, तो प्रित्जर पुरस्कार है वो दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। ठीक है, और इस बार प्रित्जर जो पुरस्कार था वो किसको मिला था? वो मिला था जीन फिलिप एन्ने को। ठीक है, जीन फिलिप, दो व्यक्तियों को मिला था, जीन फिलिप और एन्ने नाम का दो व्यक्ति थे, उनको ये मिला था। ठीक, वास्तुकला के क्षेत्र में। बात करें ग्रैमी अवार्ड की, तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, और इस बार किसको मिला है? ये मिला है फोकलोर, एक एल्बम है। ठीक है, टेलर स्विफ्ट का एक एल्बम है फोकलोर, उसको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है 2021 का। तो चारों अब हमने डिस्कस कर लिया है। पुलित्जर पत्रकारिता में मेघा को मिला है, भारतीय मूल की है। एबेल पुरस्कार, इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। बात कर लेते हैं प्रित्जर पुरस्कार की, तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और किसे मिला है? जीन फिलिप और एन्ना को। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्रैमी पुरस्कार की, तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, और 2021 का ग्रैमी किसे मिला है? ये मिला है फोकलोर को मिला है, और टेलर स्विफ्ट का ये एल्बम है। ठीक है, ये एल्बम है फोकलोर। सारे डाउट्स क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, कौन सी महिला को मिला था? तो बात कर लें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है 1965 में। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है, और जो जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है उसको क्या दिया जाता है इनाम में? 11 लाख रुपए, और बाग देवी की मूर्ति, एक प्रतिमा होती है बाग देवी की, वो, और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी, और पहला ज्ञानपीठ किसे मिला था? वो मिला था जी शंकर कुरुप को। ठीक है, मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को मिला था। बात कर लेते हैं कि पहला अंग्रेजी का किसे मिला था। तो पहला अंग्रेजी का जो मिला था वो मिला था अमिताभ घोष जी को। ठीक है, पहला अंग्रेजी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? अमिताभ घोष जी को। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? वो मिला था जी शंकर कुरुप को, मलयालम भाषा के लिए। अब बात कर लेते हैं पहला हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी के लिए मिला था। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि पहली महिला कौन थी जिनको ये पुरस्कार मिला था? तो वो थी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आशापूर्णा देवी। और अगर बात कर ले अभी का, तो अभी का जो मिला है 57वां, वो मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे। दामोदर मौजे को ये मिला है, ध्यान रखना। ये 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दामोदर मौजे को मिला है। सारे पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपने नोट भी कर लिया होगा। साथ के साथ नोट करते रहना, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा ध्यान में रहेगा, नहीं फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक बार फिर से बताते थे, इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में, और पहला मिला था जी शंकर कुरुप को। ठीक है, और पहला इंग्लिश भाषा के लिए किसको मिला था? वो मिला था अमिताभ घोष जी को, और पहला हिंदी भाषा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को। बात कर लेते हैं पहली महिला कौन थी जिनको ये मिला था? वो थी आशापूर्णा देवी। और 57वां किसे मिला है? वो मिला है दामोदर मौजे। और बात कर लेते हैं अगर 56वां आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वो मिला था नीलमणि फूकन। ठीक है, चलिए चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर के नारायण के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। नीचे 4 किताबें दी है और पूछा है कि कौन सी पुस्तक आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
दो मालगुडी डेज, मालगुडी डेज आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। अब चारों ही ऑप्शन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो चारों के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। पहला ऑप्शन है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो लाइफ डिवाइन लिखी है अरविंद घोष ने। ये पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई थी, लाइफ डिवाइन, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पुस्तक है इनकी, वो है एसेज ऑफ गीता, ठीक है, एसेज ऑफ गीता, ये भी अरविंद घोष के द्वारा। दोनों पुस्तक आप ध्यान रखना, नोट कर लेना, हर एग्जाम में पूछा जाता है, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं मालगुडी डेज। इसका हमने कर लिया कि आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है, और इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई थी जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, वही स्वामी और उसके दोस्त, स्वामी और उसके दोस्त, ये भी आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है, और मालगुडी डेज भी आर के नारायण के द्वारा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ, जिनको कि अर्थशास्त्र के जनक भी बोला जाता है, अर्थशास्त्र का जनक किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को, ठीक है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। अगला ऑप्शन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, माई कंट्री माई लाइफ। ये दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी हैं, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, माई कंट्री माई लाइफ। चार ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और एसेज ऑफ गीता, ठीक है। मालगुडी डेज आर के नारायण, इनकी एक और पुस्तक है स्वामी और उसके दोस्त। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, ठीक है, और अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है। नीचे 4 विटामिन दिए गए हैं ऑप्शन में, और आपसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, ठीक है। बात कर लेते हैं विटामिन की। तो विटामिन होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के, ठीक है। और इनको इनका नाम किसने दिया था यार? फंक, हाँ, फंक ने विटामिन नाम दिया था, ठीक है, ध्यान रखना। और जो पानी में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जो भी बोल रहा हूँ सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, नोट करके रखना। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी, जरूरी नहीं है कि यही पूछे कि जल में घुलनशील कौन से हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ लेंगे आपसे, वैज्ञानिक नाम पूछ लेंगे इनके, इनसे होने वाले रोग पूछ लेंगे, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उनको साथ के साथ आप नोट करते चलना, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं। बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका नाम है, रेटिनॉल विटामिन ए को बोला जाता है। बात कर लेते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। बात कर लेते हैं विटामिन के, ठीक है, इसे बोला जाता है फिलोक्यूनिन, ठीक है। बात कर लेते हैं विटामिन सी, इसे बोला जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और बात कर लेते हैं विटामिन ई, विटामिन ई को बोला जाता है टेकोफेरॉल, ठीक है, टेकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। लगभग सारे पॉइंट क्लियर कर लिए। हाँ, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो कौन सी जगह है, मतलब क्या नाम है उसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में 4 नाम दे रखे हैं, और चारों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जो चारों ऑप्शन में दिए हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए चारों ही इम्पोर्टेंट है। तो क्यों ना एक बार चारों का डिस्कस कर लिया जाए डिटेल से, ठीक है। तो बात करते हैं पहले विजय घाट की।
ठीक है। तो विजय घाट है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, विजय घाट। बात कर लेते हैं अभय घाट। अभय घाट जो है वो है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई है ना, उसका समाधि स्थल कौन सा है? अभय घाट। ठीक है। बात कर लेते हैं एकता स्थल की। ठीक है, एकता स्थल ये है ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल कौन सी है? एकता स्थल। बात कर लेते हैं शांतिवन की। जो शांतिवन समाधि स्थल है वो है जवाहरलाल नेहरू का। चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। विजय घाट, विजय घाट का संबंध है लाल बहादुर शास्त्री से। ठीक है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। ठीक है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि स्थल है वो है एकता स्थल। बात करें शांतिवन की तो शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं हम शक्ति के बारे में। ठीक है, शक्ति, शक्ति घाट, ठीक है, वो है इंदिरा गांधी जी का। ठीक है। और बात कर लेते हैं चेत्रा भूमि। तो जो चेत्रा भूमि है वो है बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल। ठीक है, यहाँ हमने 6 समाधि स्थल डिस्कस किया, आप नोट करते चलना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप नोट करके चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी आने वाली एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा नृत्य है जिसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, कौन सा नृत्य है जिसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, उसका जवाब देना आप, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना कि जो तीजन बाई है उसका संबंध किस नृत्य से है। ठीक है, तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? वो है पिंडवानी या पंडवानी। ठीक है, तीजन बाई का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तीजन बाई बहुत फेमस है पिंडवानी नृत्य के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीजन बाई पिंडवानी से संबंधित है और पिंडवानी नृत्य है, इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। ये छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ का फेमस नृत्य है। ठीक है, पिंडवानी। अब यहाँ पर चारों ही ऑप्शन है और चारों ही इम्पोर्टेंट है। बात करें तमाशा, तो तमाशा कहाँ का है? तमाशा है, ये है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है तमाशा। बात करें लावणी, तो लावणी भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है। बात कर लेते हैं बिहू के बारे में। तो बिहू ये असम में किया जाता है, ये वाला नृत्य कहाँ किया जाता है? असम में। असम की बात चलिए तो जो कामाख्या देवी का मंदिर है वो भी असम में स्थित है और वहाँ पर एक बहुत फेमस मेला लगता है, उसका नाम है अम्बुवाची का मेला। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है इसलिए मेरे को ध्यान है और मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। बहुत बार पूछा गया है कि अम्बुवाची का मेला किस राज्य से संबंधित है, तो वो है असम से। ठीक है, कामाख्या देवी के मंदिर में वो मेला लगता है। इसके अलावा एक और नौटंकी, एक और नृत्य है नौटंकी, जो कहाँ पे किया जाता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में नौटंकी। तो सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसे 1954 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। यहाँ पर पूछा गया है नहीं किया गया था। ठीक है, तो भारत रत्न के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जो भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार होता है ना, वो होता है सम्मान भारत रत्न। सबसे बड़ा सम्मान भारत का कौन सा है? भारत रत्न। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत 1954 में ही हुई थी। ठीक है, 1954 में हुई थी और 3 व्यक्तियों को 1954 में दिया गया था। वो किस किस को? एक तो सीवी रमन को, और एक राजगोपालाचारी को, और एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, जो कि ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विधान चंद्र रॉय। ये विधान चंद्र रॉय जी है, इनको मिला था 1961 में। ठीक है, भारत रत्न इनको भी मिला था लेकिन इनको 1961 में मिला था। यहाँ पर पूछा गया कि 1954 में किस किस को मिला था। तो विधान चंद्र रॉय जी है, इनको 1961 में मिला था। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है।
विधान चंद्र रॉय है। इनके जन्म दिवस पर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मरणोपरांत किसको भारत रत्न दिया गया था, मरणोपरांत किसको भारत रत्न दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हैंसन रोग किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग कहा जाता है या लिप्रेसी। ठीक है, ये किसके कारण होता है, इसका जीवाणु कौन सा होता है, वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं टेटनस की। तो टेटनस को बोला जाता है जोलॉक। ठीक है, जोलॉक या धनुष टंकार। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए धनुष टंकार किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा टेटनस। टेटनस को धनुष टंकार भी बोला जाता है। बात करें रेबीज, रेबीज को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर लगना, रेबीज। ठीक है, रेबीज हाइड्रोफोबिया। कुष्ठ रोग हैंसन, टेटनस धनुष टंकार। बात कर ले हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, ये आनुवांशिक रोग है और ये इसको शाही रोग बोला जाता है, शाही रोग, क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी है, उनको हुआ था, तो इसलिए इसे शाही रोग बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब कुष्ठ रोग की बात आई है, कुष्ठ शब्द यहाँ पर यूज हुआ है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जो इमारतों का कुष्ठ रोग किसे बोला जाता है, चलो आप बताइए मुझे कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे बोला जाता है। ठीक है, तो इमारतों का कुष्ठ रोग बोला जाता है एसिड रेन को, अम्ल वर्षा को। बहुत बार पूछा गया है कि अम्ल वर्षा में जो मतलब जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अम्ल वर्षा के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये दोनों प्रमुख घटक होते हैं अम्ल वर्षा के। और इस अम्ल वर्षा से होता क्या है, जो आपको ताजमहल देखा होगा आपने, ताजमहल की इमारत का जो हल्का पीला रंग है वो इसी अम्ल वर्षा के कारण हुआ है, और इसीलिए इसे इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में अलग अलग राज्य दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। दोस्तों ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ आपको। अभी आप मुझे बताओ कि अभी पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो कौन है। ठीक है, ठीक है, तो वो है ममता बनर्जी। आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो ममता बनर्जी, आप ध्यान रखना बांग्लादेश राज्य से सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से, वो है ममता बनर्जी। ठीक है, पहले तो बात कर लेते हैं बांग्लादेश, जो स्थलीय सीमा भारत की सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ टच करती है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य भारत के जो इससे सीमा बनाते हैं। एम से हो गया मेघालय, एम से हो गया मेघालय, ए से हो गया असम, फिर एम से हो गया मिजोरम, टी से हो गया त्रिपुरा और ए से हो गया असम, फिर से असम। ठीक है, आपके सारे जो आप डाउट हो रहा है आपको कि सर ये असम दो दो बार क्यों आ रहा है, तो ये डाउट मैं आपका अभी क्लियर कर दूंगा, पहले आप ध्यान रखो बस। और बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री है, पश्चिमी बंगाल की। ठीक है, तो एम से मेघालय, ए से असम, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, ए से असम, और बनर्जी कहाँ की है, यह है पश्चिमी बंगाल की। तो दोस्तों असम 2 बार टच करता है, असम राज्य है वो उसकी सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार टच करती है, इसलिए यहाँ पर दोबारा असम लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो
इनमें से कौन सा नहीं करता है? इनमें से जो मणिपुर है ऑप्शन नंबर 2 वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ममता बनर्जी, ये ट्रिक याद रखना आप, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि कौन सी बैंक है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। चारों ही बैंक इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना चारों के बारे में डिस्कस कर लिया जाए डिटेल से, ठीक है। बात करते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई का जो मुख्यालय है वो स्थित है नरीमन हाउस मुंबई। कहाँ पर है? नरीमन हाउस मुंबई में एसबीआई का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1955, ध्यान रखना 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बात कर लेते हैं नाबार्ड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, एनटीपीसी और ग्रुप डी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन रहा था। लगभग हर दूसरे तीसरे पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। नाबार्ड के बारे में बात कर लेते हैं तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? वो हुई थी शिव रमन समिति। शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। और अभी इसके जो प्रमुख है वो कौन है? वो है गोविंद चिंतालू। गोविंद चिंतालू नाबार्ड के अभी प्रमुख है, ठीक है। बात कर लेते हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 3, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, ठीक है। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1949 को इसे मुंबई में लाया गया। तो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में स्थित है मुंबई में, ठीक है। सारे पॉइंट क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है। भाई साहब बहुत धांसू क्वेश्चन है। ये पूछा गया था एक बार एसएससी सीएचएसएल में, तो भाई लगभग 80% लोगों का ये गलत था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिल्वर। सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर धातु नहीं पाई जाती। जो जर्मन सिल्वर होता है वो तांबा, निकिल और जिंक की मिश्र धातु है, ठीक है। इसमें तांबा भी होता है, निकिल भी होता है, जिंक भी होता है, लेकिन सिल्वर नहीं होता, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जिंक, पीतल, ठीक है। जर्मन आपसे पूछे जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है, तो वो हो जाएगा तांबा, निकेल और जिंक। अगर आपसे पूछ ले कांसा, कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो वो है तांबा और टिन, ठीक है। तांबा और टिन। और कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? बताइए, कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जर्मन सिल्वर में सिल्वर धातु नहीं पाई जाती, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है। कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, ठीक है। हाँ, पहले तो बात कर लेते हैं परमाणु संयंत्र के बारे में कि भारत में कुल कितने परमाणु संयंत्र है। तो भारत में कुल 7 परमाणु संयंत्र अभी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं तारापुर परमाणु संयंत्र, ये स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है। बात कर लेते हैं रावतवाटा, ये स्थित है राजस्थान में। बात कर लेते हैं काकरापार, तो ये स्थित है काकरापार गुजरात में, ठीक है, गुजरात के सूरत में। और सूरत कौन सी नदी के किनारे पर है? ताप्ती नदी के, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं कुडनकुलम। कुडनकुलम की बात करते हैं तो कुडनकुलम और कल्पक्कम ये दोनों स्थित है तमिलनाडु में। कुडनकुलम और कल्पक्कम दोनों तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। बात कर लेते हैं केगा। केगा स्थित है अपने
कर्नाटका में केगा स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं नरोरा। नरोरा जो परमाणु संयंत्र है वो है उत्तर प्रदेश में। भारत में 7 परमाणु संयंत्र है, सातों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। जो कुडनकुलम और कल्पक्कम थे वो दोनों रूस की सहायता से स्टार्ट किए गए थे और तमिलनाडु में स्थित है। ये एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 कहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। वह कौन सी पुस्तक है जिसे क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, 4 पुस्तक दी गई है, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल से जानेंगे। ठीक है, अगर वीडियो लंबा होता है तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन सी पुस्तक को क्रांतिकारी बाइबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर और आगे चल दिए। ठीक है, मेरा मकसद है आपको सिखाऊं और ढंग से सिखाऊं, आपको समझाऊं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक याद रहे। तो चलो खोलते हैं इसकी डिटेल। बात करते हैं इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल दोस्तों, ये पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल ये पुस्तक किसकी है, ये है सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1938 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी की स्थापना की थी। ठीक है, और हाल ही में इनके जन्म दिवस पर, इनकी जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया था, और हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं जो रोस द्वीप था उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बोस द्वीप रख दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं हावड़ा कालका मेल की। ठीक है, ये एक ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, और बात करते हैं अगली पुस्तक गीता रहस्य के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गीता रहस्य के बारे में बात करते हैं। तो गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई थी। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई थी, और इसका इन्होंने 2 पत्रिकाएं जारी की थी। ठीक है, स्वतंत्र संग्राम में इन्होंने भाग लिया था, 2 पत्रिकाएं जारी की थी, मराठा और केसरी। बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपका कवर करने की सोचता हूँ। ठीक है, और बात कर लेते हैं गंगाधर तिलक जी के बारे में और आगे। तो होम रूल लीग जो स्थापना की थी वो एनी बेसेंट के साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, बात कर लेते हैं बंदी जीवन। बंदी जीवन जो पुस्तक थी ये सचिंद्र नाथ सान्याल इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, और इसी पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने एक पुस्तक लिखी थी बंदी जीवन, और उसी को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लेकिन बात करते हैं गुलामगिरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुलामगिरी। तो इसकी ये गुलामगिरी, पहले तो ये किताब लिखी किसने थी, ये लिखी थी ज्योतिबा फूले। हाँ, ज्योतिबा फूले की ये पुस्तक है गुलामगिरी। ठीक है, और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी सत्यशोधक समाज। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना ये क्या नाम है इनके, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। और RS में ये क्वेश्चन पूछा गया था, RAS में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यशोधक समाज का संबंध किस राज्य से है। तो सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे, चारों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा और डिस्कस किया, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बंदी जीवन, जो कि सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ से नहीं होता है। ठीक है, कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ से नहीं होता है। तो दोस्तों, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, तो वो ट्रिक है पापा
काम पे सोते हैं। ठीक है, पापा काम पे सोते हैं, ये ट्रिक है। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक है। तो पी से बन गया पायरिया, ठीक है, पी से बन गया पायरिया, का से बन गया कालाजार, एम से बन गया मलेरिया, ठीक है, एम से बन गया मलेरिया, पे से बन गया पेचिस, और सोते हैं से बन गया निद्रा रोग, ठीक है, सोते हैं से बन गया है निद्रा रोग। तो इनमें से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है? तो वो है हैजा, ठीक है, पायरिया है, मलेरिया है, निद्रा है, तीनों ये तीनों प्रोटोजोआ से होते हैं। जो हैजा है वो प्रोटोजोआ से नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मलक्का जल संधि है, ठीक है, वो किन दो भागों को जोड़ती है? जो मलक्का जल संधि है वो किन दो भागों को जोड़ती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में ही भूभाग दिए गए हैं कि कौन से जुड़ रहा है। तो हम डिस्कस करेंगे चारों के बारे में कि इनको कौन कौन जोड़ता है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में है पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इसको कौन जोड़ता है? तो इसको जोड़ते हैं हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि आप नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो पहले ऑप्शन में है पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, तो इसको कौन जोड़ता है? हारमुज जल संधि है वो इसे जोड़ती है, ठीक है, हारमुज। चलो मैं लिख ही देता हूँ, हारमुज, ठीक है। बात करते हैं भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर तथा अटलांटिक सागर है, इसे जोड़ते हैं जिब्राल्टर। कौन? जिब्राल्टर जल संधि, बहुत फेमस है जिब्राल्टर, ठीक है। अब इसे ही भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी बोला जाता है जिब्राल्टर संधि को, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, लाल सागर और भूमध्य सागर। तो जो लाल सागर और भूमध्य सागर है इसको जोड़ते ही है स्वेज नहर। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 के बारे में, अंडमान सागर व दक्षिणी चीन सागर। तो जो मलक्का जल संधि है वो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। 4 ऑप्शन थे, चारों के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नोट नहीं किया तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है इसे हारमुज जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। बात करें भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर तो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा इनको जोड़ा जाता है, ठीक है। बात करें लाल सागर व भूमध्य सागर तो स्वेज नहर इनको जोड़ती है, ठीक है। बात कर लेते हैं अंडमान सागर व दक्षिणी चीन सागर, तो मलक्का जल संधि है ये इन दोनों भूभागों को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पहला डे नाइट टेस्ट था, ठीक है, भारत का जो पहला डे नाइट टेस्ट था वो कहाँ पर खेला गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो खेला गया था ऑप्शन नंबर 4 ईडन गार्डन में। अब आपसे पूछ ले, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ईडन गार्डन कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि धर्मशाला कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, ठीक है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर है, तो ये अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। जो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो है नरेंद्र मोदी, विश्व का क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बात कर लेते हैं वानखेड़ा स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम है ये अपने हैं मुंबई में स्थित है, और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो यहीं पर है, और अभी बीसीसीआई के जो हेड है वो है सौरव गांगुली, ठीक है। बात कर ले पहला ये जो डे नाइट टेस्ट ईडन गार्डन में खेला गया था कौन सी बॉल से खेला गया था, आपसे पूछ लेगा कौन सी बॉल से खेला गया था, तो दोस्तों ये खेला गया था पिंक बॉल से, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ये
किस किस के बीच खेला गया था, तो ये खेला गया था भारत और बांग्लादेश के बीच, और भारत इस मैच में जीता था। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर कर दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने डाल दिया था यहाँ पे स्लाइड में इसे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैलेट कण किसे कहा जाता है, पैलेट कण किसे कहा जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ऑप्शन है मैं दोस्तों जानबूझ के ऐसे रखता हूँ कि उनसे मैं क्वेश्चन निकाल सकूँ और आपको और ज़्यादा डिटेल से मैं बता सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पैलेट कण के बारे में पूछा है, तो पैलेट कण का बात कर लेते हैं। तो राइबोसोम होता है, उसे पैलेट कण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पैलेट कण राइबोसोम को बोला जाता है। अच्छा, इसे एक और बोलते हैं कुछ इसको, तो वो बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को बोला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राइबोसोम की। तो जो सबसे छोटा कोशिकांग अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, तो वो होता है राइबोसोम। ठीक है, बात कर लेते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम इसे आत्मघाती थैली भी बोला जाता है। ठीक है, इसे आत्मघाती थैली भी बोला जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि कोशिका की खोज किसने की थी, मतलब पहली बार कोशिका को देखा किसने था, तो वो देखा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, लेकिन वो मृत कोशिका थी। अगर आपसे पूछ ले कि पहली जीवित कोशिका को किसने देखा, या तो उसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेन हॉग। ठीक है, बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। तो ठीक है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है इसे, शक्ति गृह। ठीक है, और ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, यहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। बात कर लेते हैं गोल्जी काय के बारे में। तो गोल्जी काय, तो ये मतलब सूचना आदान प्रदान करना, जानकारी इधर से उधर पहुंचाना, ये काम होता है गोल्जी काय का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन पिछली बार एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा पूछा गया था, जीव द्रव या जीव द्रव के बारे में तो आपको बता दूं ये जीव द्रव होता क्या है। ठीक है, जो केंद्रक होता है उसके और जो झिल्ली होती है कोशिका की, उसके बीच में द्रव भरा होता है, उसे बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, और केंद्रक में द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। जब ये दोनों द्रव्य मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर जीव द्रव मतलब जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जीव द्रव इसे बोला जाता है। ठीक है, और ये जीव द्रव नाम किसने दिया था, ये दिया था पुरकिंजे ने ये नाम दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन था, मैंने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए हैं। पहली बार किसने देखा था कोशिका को, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और पहली जीवित कोशिका ल्यूवेन हॉग। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, और आत्मघाती थैली लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्जी काय सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से असुमेलित कौन सी है, उसे पहचानिए। ठीक है, तो ये कमिंग, लोहित और सबनेरी, इसका आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी की सहायक नदी है, जबकि कमिंग, लोहित और सबनेरी ये तीनों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की यहाँ पर बात चली है तो थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोला जाता है, सांगपो। तिब्बत में इसे सांगपो नदी बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलकर पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिमी बंगाल में मिलकर बनाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में एक द्वीप है। ठीक है, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है, उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिटेल थी, हमने 5 से 7 क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कामिनी। अब बात कर लेते हैं कावेरी नदी। तो एक मैटूर बांध है जो स्थित है, वो कावेरी नदी पर स्थित है, और इसी नदी पर एक और बांध स्थित है। ठीक है, वो है कृष्णराज सागर बांध, ये भी कावेरी नदी पर स्थित है। बात कर लेते हैं कि जो अलमाटी बांध है, अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो वो है कृष्णा नदी पर। ठीक है, और बात कर लेते हैं धुआंधार बांध की।
धुआंधार बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो वो है नर्मदा नदी पर। मैंने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए इस क्वेश्चन में। आप अगर नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम के मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं रिसेंट में पूछा गया है और आगे आने वाली एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखना इनका। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दुबई में किसका मुख्यालय है। नीचे 4 संस्था दी गई है 4 ऑप्शन में, और पूछा है आपसे कि दुबई में कौन सी संस्था है उसका मुख्यालय है। ठीक है, अब हमारा काम तो क्या है, चारों ऑप्शन को डिस्कस करना, उनकी डिटेल जानना। ठीक है, तो जानते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा इसका जब चारों के बारे में डिटेल से जानेंगे तो पहले ऑप्शन में दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसके बारे में बात करें तो 1894, ठीक है, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसने 1896 में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया था। और कहाँ पे करवाया था? वो करवाया था एथेंस में, ग्रीस। ठीक है, ग्रीस देश के एथेंस शहर में करवाया था। ठीक है, और पूछ रहे थे और क्या इसका मुख्यालय। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है ल्यूसाने, ल्यूसाने में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके वर्तमान हेड कौन है। तो वो है थॉमस बॉक। थॉमस बॉक है वो अभी इसके हेड है। ठीक है, और हाल ही में 32वां जो ओलंपिक है वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था टोक्यो में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। सारे पॉइंट क्लियर है ना आपके? 1894 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और ओलंपिक खेल होते हैं उनका आयोजन यही कमेटी करवाती है। ठीक है, इन्होंने पहला ओलंपिक गेम करवाया था 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर में। ठीक है, और इसके अभी के हेड कौन है? तो अभी के हेड है थॉमस बॉक। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ल्यूसाने में। सारे पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले ऑप्शन पर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1961 में, और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड में स्थित है। ठीक है, ग्लैंड में स्थित है। बात कर लेते हैं आईसीसी। तो आईसीसी की जो स्थापना है वो हुई है 15 जून, माफ़ करना, 15 जून 1909 में आईसीसी की स्थापना होती है। ठीक है, और जो क्रिकेट के खेल है वो ये कंडक्ट करवाती है। क्रिकेट आईसीसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसके मुख्यालय की बात कर ले तो वो है दुबई में। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसके हेड की, तो वो है ग्रेग बर्कले, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ग्रेग बर्कले वो इसके हेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमको मिल गया है ऑप्शन नंबर 3, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। अब भी कहाँ जा रहे हो, बात करते हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीसीसीआई का मुख्यालय अभी हमने डिस्कस किया था, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। और इनके प्रमुख कौन है? इनके प्रमुख है सौरव गांगुली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये डिटेल थी मैंने आपके पीडीएफ में डाल दी है, मिल जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्टिक फाइबर है इसके जनक किसे बोला जाता है? ऑप्टिक फाइबर का जनक किसे बोला जाता है? मैंने जो पहले वीडियो डाली थी उसमें भी ये क्वेश्चन डाला था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो नरेंद्र कृपाणी जी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र कृपाणी। इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी निधन हुआ है तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इनको 2021 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑप्टिक फाइबर के जनक है वो है नरेंद्र कृपाणी जी। ठीक है, बात कर ले एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो अर्थशास्त्र के जनक जिनको बोला जाता है वो है एडम स्मिथ, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण की 2021 की, तो वो नरेंद्र कृपाणी जी को दिया गया था। ठीक है, और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे। ठीक है, शिंजो अबे, उनको ये दिया गया था। और क्या नाम है इनका यार,
बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, उनको भी ये अवार्ड दिया गया था। सारे पॉइंट क्लियर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र कृपाणी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका निधन हो गया है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सी है? ठीक है, भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया है आपको। ठीक है, पहले तो बात कर लेते हैं विश्व धरोहर के बारे में। भारत की टोटल 40 जो विश्व धरोहर है, 40 धरोहर है, उनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, टोटल 40 को किया गया है, उनमें से 32 है वो है सांस्कृतिक धरोहर। ठीक है, जो संस्कृति से जुड़ी हुई है, भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। ठीक है, 7 ऐसी है जो प्राकृतिक है। ठीक है, जो प्राकृतिक है, अपने आप बनी हुई है ना, ऐसी धरोहर है 7। एक है मिश्रित धरोहर। ठीक है, तो वो मिश्रित धरोहर कौन सी है? वो है कंचनजंगा। ठीक है, ये सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, ये मिश्रित है। टोटल कितनी है? 40। इनमें से सांस्कृतिक कितनी है? 32। और प्राकृतिक कितनी है? 7। और मिश्रित कितनी है? 1। ठीक है, इनमें 2 सिटी भी शामिल है। एक है अहमदाबाद, जिनको 2017 में शामिल किया गया था, और एक है जयपुर, जो कि 2019 में शामिल हुई थी। ठीक है, और बात कर लेते हैं रामसर साइट के बारे में, क्योंकि अभी चर्चा में रहा था। अभी अगर आपने देखा हो फेसबुक पे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने उसकी फ़ोटो डाली थी। तो बात कर लेते हैं रामसर साइट्स। ठीक है, तो रामसर साइट्स भारत में टोटल 49 है। ठीक है, अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक 49 रामसर साइट्स है। ठीक है, और सबसे नवीनतम वाली कौन सी है? सबसे नवीनतम है वो है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, 49वें नंबर की है, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो ये तो हो गया, आपने रामसर साइट्स के बारे में बात की, 49 है, और 49 नंबर की कौन सी है? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये अभी करंट में चल रहा था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि जो भारत की 40 विश्व धरोहर है, उनमें से 39वीं जो विश्व धरोहर है वो कौन सी है? वो है रामप्पा मंदिर। ठीक है, रामप्पा मंदिर, और ये कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में रामप्पा मंदिर स्थित है, और इसमें भगवान शिव, विष्णु और भगवान सूर्य तीनों की मूर्ति स्थित है। ठीक है, हमने बात कर ही लिया, और बात कर लेते हैं कंचनजंगा। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है सिक्किम में। ठीक है, लगभग सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने पीडीएफ डाल दी है, पीडीएफ में ऐड कर दिया, इसको ले लेना आप। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा नीचे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 29वां सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया है? 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ठीक है, तो बात कर लेते हैं। पहले तो सरस्वती सम्मान है वो किसके द्वारा दिया जाता है और स्टार्ट कब हुआ था, पहले तो ये जानते हैं। तो जो सरस्वती सम्मान है वो दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन की तरफ से। के बिरला फाउंडेशन की तरफ से ये दिया जाता है, और 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी, और 1991 में पहली बार किसको दिया था? ये दिया था हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी को ये दिया था। बात कर लेते हैं कि जो 29वां सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है वासुदेव मोही को। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 वासुदेव मोही को ये दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? चेक बुक के लिए। ठीक है, उनकी पुस्तक है एक चेक बुक, ये मत समझना कि चेक बैंक वाला चेक, उनकी पुस्तक है चेक बुक, उसके लिए वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि 30वां सरस्वती ये सम्मान है ये किसको दिया गया है? ठीक है, तो 30वां जो सरस्वती सम्मान है वो दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, शरण कुमार लिम्बाले जी को ये दिया गया है। और कौन किसके लिए दिया गया है? उनकी पुस्तक है सनातन। सनातन पुस्तक के लिए 30वां जो है शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है, और 29वां जो है
वो वासुदेव मोही को दिया गया है चेक बुक के लिए, ठीक है। और पहला किसे दिया गया था, वो दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को 1991 में। अब बात कर लेते हैं 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है। ये सरस्वती सम्मान है। अब मैं व्यास सम्मान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो शरद पगारे जी को दिया गया था। पुरस्कार एवं सम्मान की जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल से बताया है इसके बारे में, आप जाके उसको देख लेना मैं मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो जो 30वां व्यास सम्मान है वो शरद पगारे जी को दिया गया है उनकी पुस्तक पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, ठीक है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ट्रॉफी का संबंध, ठीक है, कौन सी ट्रॉफी का संबंध बैडमिंटन से है, ठीक है। चलो मैं सारे महत्वपूर्ण जो खेल है उनसे संबंधित जो ट्रॉफी है उनके बारे में डिस्कस कर ही लेता हूँ, ठीक है, आपको बता ही देता हूँ। तो बात कर लेते हैं हम पहले थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप और उबेर कप है, ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं, ठीक है। थॉमस कप और उबेर कप दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि डुरंड कप, संतोष कप, तो इन दोनों का संबंध किससे है, फुटबॉल से, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुल्तान अजलान शाह कप, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है हॉकी से, ठीक है। अगर पूछ ले राइडर कप तो इसका संबंध गोल्फ से है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले बेलिंगटन कप के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो इसका संबंध हो जाएगा रोइंग से, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि डेविस कप, तो डेविस कप का संबंध हो जाएगा टेनिस से, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले सी के नायडू ट्रॉफी, ठीक है, सी के नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है, इनका संबंध किससे है, तो ये सब क्रिकेट से संबंधित है। अभी एक वर्ड आया है यहाँ पर, सी के नायडू ट्रॉफी, ठीक है। तो जो सी के नायडू जी की बेटी है चंद्रा नायडू, वो भारत की पहली महिला कमेंटेटर थी और उनका हाल ही में निधन हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला कमेंटेटर कौन थी, तो वो थी चंद्रा नायडू, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इम्पोर्टेंट इसलिए बन रहा है और इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है ये क्वेश्चन, क्योंकि इम्पोर्टेंट बन रहा है, उनका निधन हुआ है और पहली महिला कमेंटेटर है वो सी के नायडू जी की बेटी है चंद्रा नायडू और भारत की पहली महिला कमेंटेटर थी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप पूछा गया है आपसे, यहाँ पर जो मैंने इसको पीडीएफ में डाल दिया है जो इम्पोर्टेंट थे उनको। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विलियम हार्वे का संबंध किससे है, मतलब वैज्ञानिक है विलियम हार्वे, उनका संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों के बारे में हम बात करेंगे। बात कर लेते हैं रक्त समूह, ठीक है। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह ए बी ओ इसके बारे में बोल रहा है। तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे, सॉरी माफ़ करना, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी रक्त समूह की, ठीक है। बात कर लेते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो इसकी खोज की थी बेस्ट और बेटिंग नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। अब बात कर लेते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो जो विलियम हार्वे है उन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, मतलब इनका संबंध रक्त परिसंचरण तंत्र से है। अब बात कर लेते हैं आर एच फैक्टर, ठीक है, आर एच फैक्टर। तो आर एच फैक्टर की जो संबंधित है इससे वैज्ञानिक वो है लैंडस्टीनर और बीनर, दोनों ने आर एच फैक्टर को खोजा था। और किस में खोजा था, रीसस नामक बंदर में आर एच फैक्टर को लैंडस्टीनर और बीनर ने खोजा था, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बन रहा था वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। ये थी आज की क्लास दोस्तों, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना प्लीज़। सबसे एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके लोगों के लिए इतनी मेहनत से मैं वीडियो तैयार करता हूँ, ठीक है, और आपके साथ डिस्कस करता हूँ सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। और देखो आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाऊँगा और बहुत जल्दी मैं लाइव आके पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स है
ठीक है, वो मैंने ग्रुप में बता दिया था क्या प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ सकता। तो आप मुझे मोटिवेट करिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने सारे ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। मिलते हैं कल इसी टाइम पे एक नई क्लास में, जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके सामने लेकर आऊँगा। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। कौन सा टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, अभी के लिए राम राम।